फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल। मैं हूं चंचल, नर्सिंग ऑफिसर वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल से। इस बार वीडियो बहुत ही एक लीप के बाद बन रहा है, ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद बन रहा है, क्योंकि कोविड पोस्टिंग चल रही थी। कोविड पोस्टिंग जस्ट अभी अभी खत्म हुई है एंड हमने वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर दिया है। हमारा आज का टॉपिक है कार्डियक फार्माकोलॉजी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जिनका कार्डियोलॉजी फेमस होता है, फिर कार्डियक नर्सिंग वो होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनके लिए कार्डियक फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है और उन्हें बहुत ही इंटरेस्ट भी आता है। तो आइए फटाफट से इसको शुरू करते हैं। जैसे ही हम फार्माकोलॉजिस्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ड्रग सबसे पहले आते हैं, अपने डिजॉक्सिन का नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आती है। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ ग्रुप्स है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मैकेनिज्म क्या होता है, तो उसमें 3 ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, कि ये जो ड्रग होती है वो पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक होती है, ये इंक्रीज कर देती है फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शंस को। कैसे करती है? ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देती है कैल्शियम और सोडियम आयंस के लिए, जो कि ज़रूरी होते हैं कंट्रैक्शन ऑफ मसल फिब्रिल्स के लिए। गॉट इट। सेकंड जो इसका काम है वो होता है, ये डिक्रीज करती है रेट ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शंस को। डिक्रीज करेगी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, जिसलिए ये जो ड्रग क्या होती है, ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देती है। कैसे देती है? क्योंकि वेगस नर्व को मीडिएट करके काम करती है, जिससे क्या होगा, स्लो फायरिंग होगा एसए नोड पे और स्लो ट्रांसमिशन होगा थ्रू द एवी नोड्स। थर्ड जो इसका फंक्शन है वो है स्लो करता है कंडक्शन वेलोसिटी। इसीलिए ये ड्रग क्या है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है, क्योंकि डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है वेगल स्टिमुलेशन को। ठीक है, तो अगर हम डिजॉक्सिन की बात करें तो हमारे पास 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई हैं। फर्स्ट, ये एक पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है। सेकंड, ये एक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, इफेक्ट देती है। और थर्ड, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट है। ठीक है। इस ड्रग का एडवांटेज क्या है? इसको जो तीनों हमने मैकेनिज्म अभी पढ़ा कि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करती है, ये कंडक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। तो इसका जो अल्टीमेटली गोल है वो क्या होता है कि ये हमारी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस ड्रग को यूज़ कहाँ पर किया जाता है? यूज़ क्या है इस ड्रग का? इसको यूज़ किया जाता है हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के लिए, एट्रियल फ्लटर के लिए, फिब्रिलेशन के लिए। जो डिजॉक्सिन होता है ना, वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डिजॉक्सिन क्या है, आप याद रख लो, इसको स्टार मार्क लगा के लिख लो कि डिजॉक्सिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है किसके लिए? हार्ट फेलियर के लिए। ये स्टार मार्क लगा के लिख लो, पक्का क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आ जाइए फटाफट की एग्जांपल क्या है इसके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के। तो हमारे पास 2 एग्जांपल हैं, एक डिजिटैलिस होता है, एक डिजॉक्सिन होता है, जिसको लेनोक्सिन के नाम से भी आता है। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स या फिर मेजर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं इसके, वो होता है डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड द ब्रेडिकार्डिया। और अगर टॉक्सिसिटी हो जाएगी डिजॉक्सिन की, तो हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे? प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, ज़ैंथोप्सिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, येलो विजन देखने को मिलता है, ब्लड विजन हो जाता है, स्टार मार्क है। और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया हो जाता है, ये भी स्टार मार्क है। एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग हो जाता है, ये इसके टॉक्सिसिटी के साइंस हैं। अगर टॉक्सिसिटी हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे पास कोई एंटीडोट भी होना चाहिए। तो डिजॉक्सिन का एंटीडोट क्या होता है? डिजॉक्सिन का एंटीडोट होता है डिजॉक्सिन इम्यूनोफैब। ये भी स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए। एक ना डिजॉक्सिन से रिलेटेड हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया को लेके अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉक्सिसिटी में क्या हो जाएगा, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है तो डिजॉक्सिन का इफेक्ट कैसा होगा, या फिर डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो यहाँ पर हम छोटी सी मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं डिजॉक्सिन की। जो हमारे पास कार्डियक सेल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने हमारा कार्डियक सेल बना दिया है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक साइड में हमारे पास होता है कैल्शियम और सोडियम एक्सचेंजर। ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएज। ये हमारी कार्डियक सेल है, सोडियम पोटेशियम एटीपीएज होता है। ठीक है, तो नॉर्मली हमारी जो बॉडी एक्ट करती है उसमें क्या होता है, जो सोडियम है हमारे पास 3 सोडियम है, वो इन टू आउट मूव करते हैं, मतलब इनर पार्ट ऑफ सेल से, इंटरसेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर भी मूव करते हैं। और जो पोटेशियम है, 2 पोटेशियम एक्सचेंज होके आउटसाइड ऑफ द सेल से इनसाइड ऑफ द सेल मूव करते हैं। गॉट इट। देन जो सोडियम आउट मूव हुआ है, मैं इसको एक मिनट कलर चेंज करती हूँ। जो हमारा सोडियम आउट मूव हुआ है वो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्सचेंज होके वापस हमारे पास कहाँ आएगा, इंटरसेलुलरली वापस आ जाएगा, जो कि कैल्शियम सोडियम एक्सचेंजर है उससे एक्सचेंज होके वापस इंटरसेलुलरली आ जाएगा। और इसके बदले में जो कैल्शियम है हमारे पास, वो सेल से बाहर मूव कर जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है। जब हम डिजॉक्सिन पेशेंट को दे देते हैं तो डिजॉक्सिन क्या करता है, डिजॉक्सिन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पे काम करता है। तो ये
इस वाले सोडियम पोटेशियम ATPase को ब्लॉक कर देता है। इससे क्या होगा, अब जो हमारे सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज हो रहे थे वो नहीं होंगे। अब जो हमारा पोटेशियम है जो इन आउट से इन मूव कर रहा था वो मूव नहीं करेगा, और जो हमारा सोडियम है वो इन से आउट मूव कर रहा था वो मूव नहीं करेगा। अल्टीमेटली इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलरली पोटेशियम है वो इंक्रीज होता जाएगा, और इंटरसेलुलरली जो पोटेशियम है वो डिक्रीज होता जाएगा। समझ गए आप? इससे क्या होगा, जो अब हमारा जो सोडियम है वो बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो कैल्शियम के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। कैल्शियम के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाएगा तो कैल्शियम अंदर से बाहर से अंदर आता था सोडियम के साथ एक्सचेंज होकर, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारा इंटरसेलुलरली क्या होगा, कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना देखा, क्या क्या हो जाता है। हाँ, तो हमारे पास हमें क्या क्या देखना पड़ा। इंट्रासेलुलरली अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हुआ, हाइपोकैलेमिया हो गया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया, क्योंकि अंदर हमारा पोटेशियम डिक्रीज हो गया है, और इंट्रासेलुलरली हमारा जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो गया है। समझ गए आप? अब इस कैल्शियम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जब कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है अंदर, तो हमारे जो कार्डियक सेल होते हैं ना उसके अंदर होते हैं हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये जो कैल्शियम है ये इनसे आउट इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मूव करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होगा, ये क्या करती हैं, ये कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाती हैं। क्या बढ़ाती है, फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर देती हैं। और फोर्स ऑफ कार्डियक कंट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट इंप्रूव होने लग जाएगी। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगी तो हमारा जो हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इस डायग्राम से क्या समझे कि डिजॉक्सिन की वजह से नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर हम साइड इफेक्ट की बात करें, टॉक्सिसिटी की बात करें, तो इट कॉजेस हाइपोकैलेमिया। करेक्ट। लेकिन अगर पेशेंट में ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया हो तो डिजॉक्सिन क्या करेगा, अगर पेशेंट एक मान के चलिए कि ये हमारा कार्डियक सेल है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम ATPase हैं। जो डिजॉक्सिन होता है और जो सोडियम होता है वो एक कॉम्पिटिटर्स की तरह काम करते हैं, और वो दोनों एक ही साइड पे बाइंड होने के लिए कॉम्पिटिशन लगाते हैं। अगर हमारे पास स्टार्टिंग में 3 डिजॉक्सिन बाइंड हो जाते हैं और 2 पोटेशियम के लिए बचते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पोटेशियम डिक्रीज हो गया हमारे पास, तो ये क्या हो गया, हाइपोकैलेमिया। बट अगर ऑलरेडी हाइपोकैलेमिया है तो डिजॉक्सिन के लिए जो कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, और वो सारे सोडियम पोटेशियम ATPase पे जाके बाइंड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, डिजॉक्सिन का जो इफेक्ट है ना वो एकदम से इंक्रीज होके आएगा। तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी है ना वो वर्सनड हो जाती है इन केस ऑफ हाइपोकैलेमिया। समझ गए आप? अब आगे मूव ऑन कर जाते हैं नर्सिंग केयर पे, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। जब भी हम किसी पेशेंट को डिजॉक्सिन एडमिनिस्टर करने जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एपिकल पल्स चेक करना। अगर किसी पेशेंट की एपिकल पल्स जो है वो बिलो 60 आ जाती है तो हम उसे डिजॉक्सिन नहीं देंगे। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 90 से 110 पल्स रेट है, अगर इससे कम है तो हम उसको डिजॉक्सिन नहीं देंगे। दूसरा, हम इनकरेज करेंगे पेशेंट को वो पोटेशियम रिच फूड ले। अगर वो पोटेशियम रिच फूड नहीं ले रहा है तो हम उसको पोटेशियम सप्लीमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, अगर पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाता है ज़्यादा तो वो डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को वर्सन कर सकता है। उसके बाद हम मॉनिटर करते रहेंगे साइंस ऑफ हाइपोकैलेमिया के लिए, क्योंकि ये पोटेंशिएट करता है इफेक्ट ऑफ डिजिटैलिस को। इसके लिए हम ECG करेंगे, और ECG में जो डिप्रेस T वेव है वो इंडिकेट करेगी हाइपोकैलेमिया को। इम्पेंडिंग टॉक्सिसिटी के साइंस देखते रहेंगे, जैसे कि एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, ज़ैंथोप्सिया। इस सबको इंस्ट्रक्ट करेंगे हेल्थ केयर वर्कर को कि ऑलवेज काउंट द रेडियल पल्स बिफोर ईच एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इफ देयर इज एनी चेंजेस देन इन्फॉर्म द डॉक्टर ऑन ड्यूटी इमीडिएटली। डिजॉक्सिन का एक थेरेप्यूटिक लेवल होता है, जो कि होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। ये है 0.5 से लेके 2 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। तो हम जो क्या करेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे ब्लड को ड्यूरिंग द थेरेपी, और इफ़ इट इंक्रीजेस more than 2 it causes the toxic effects. नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग की क्लास है वो एंटी डिसरिथमिक्स हैं। इसमें हमारे पास ना अलग अलग तरह के एंटी डिसरिथमिक्स आते हैं, क्लासेस हैं। इसमें हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं, क्लास 1A, क्लास 2, क्लास 1A है हमारे पास, क्लास 1B है, और हमारे पास क्लास 1C है। ठीक है,
इसके अलावा भी हमारे पास ड्रग हैं, धीरे धीरे डिस्कस। नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास 4 क्लासेस होती हैं। जो फर्स्ट क्लास होती है उसमें हमारे 3 सब क्लासिफिकेशंस हैं, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्लास है, एक थर्ड क्लास है एंड एक फोर्थ क्लास है। तो इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास क्लास 1A है उसके अंदर हमारे पास जो ड्रग्स आते हैं वो है क्विनिडीन सल्फेट। ये एक्ट करती है, सप्रेस करती है एक्टोपिक फोकाई को बाय इंक्रीजिंग द रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिससे कि स्लो हो जाता है हमारा डीपोलराइजेशन। तो जो एरिथमिया है पेशेंट का वो काउंटरएक्ट हो जाता है। सेकंड, हमारे पास जो क्लास 1B के अंदर ड्रग्स आते हैं ये सप्रेस करते हैं वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया को बाय डिक्रीजिंग द ऑटोमेसिटी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ इनके ना नाम याद कर सकते हो क्योंकि एक्चुअली आज तक इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल है लेडोकेन और फेनाइटोन। क्लास 1C के अंदर जो आती है वो ड्रग है फ्लेकेनाइड। क्लास जो सेकंड है उसके अंदर हमारे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। बीटा ब्लॉकर्स मैं आपको आगे एंटी हाइपरटेंसिव्स के अंदर पढ़ाऊंगी, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही बता देती हूँ। बीटा ब्लॉकर हमारी बॉडी की जो है, जो हार्ट है उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। इसका एग्जांपल्स हमारे पास प्रोपेनोलॉल है, मेटाप्रोलॉल है, एटेनोलॉल है। क्लास थर्ड के अंदर हमारे पास जो आते हैं, क्लास थर्ड के अंदर जो हमारे पास ड्रग्स आते हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं रीपोलराइजेशन को। इसके जो 2 ड्रग्स है वो इंपॉर्टेंट है, एमिड्रॉन या फिर कोड्रॉन। ये ड्रग इंपॉर्टेंट है और ये यूज़ होता है AF में और फिब्रिलेशंस में, ठीक है। एट्रियल फ्लटर में यूज़ होता है ये। क्लास 4 के अंदर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, ये भी मैं आपको एंटी हाइपरटेंसिव्स के अंदर पढ़ाऊंगी अभी। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है डिल्टियाजिन, निफिडिपिन, वेरापेमिल, फेलोपेमिन, एम्लोडिपिन, ये सारे हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जो एंटी डिसरिथमिक ड्रग्स के क्या होते हैं, हाइपोटेंशन हो जाता है क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, डिजीनेस हो जाता है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, हार्ट ब्लॉक भी हो सकते हैं, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स देता है ये। और इसमें अगर टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डायरिया हो जाएगा, CNS डिप्रेशन डिस्टर्बेंसेस हो जाएंगे, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाते हैं। हमारे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आते हैं इस चीज़ के अंदर, देखिए हमें क्या करना है। इंपॉर्टेंटली हमें वाइटल साइंस असेस करना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द थेरेपी। हमें कार्डियक मॉनिटर लगा के रखना है पेशेंट को ताकि हम ECGs को देख सकें कि वो डिस्रिथमिया को कितना ठीक कर रहा है। हमें इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करने हैं ताकि हम अपने रेट को कंट्रोल कर सकें। अगर ओरल प्रिपरेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं तो GI इरिटेशन को रिड्यूस करने से पहले हम उस करने के लिए हम उसे बोलेंगे कि आफ्टर मील वो मेडिसिन ले। सेफ्टी प्रिकॉशंस भी यूज़ करेंगे क्योंकि हाइपोटेंशन हो जाएगा, CNS इफेक्ट्स हो जाएंगे, तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि रिकम्बेंट पोजीशन यूज़ करें, एम्बुलेशन उसको सुपरवाइज कराएंगे, साइड ड्रिल्स लगा के रखेंगे। हेल्थ केयर वर्कर को नोटिफाई करेंगे इफ देयर इज एनी चेंज इन द हार्ट रेट और द रिदम, इफ पेशेंट गेन वेट और एनी ब्लीडिंग्स, इंस्ट्रक्ट करेंगे टू चेंज पोजिशन स्लोली, इंक्रीज करेंगे फाइबर टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन एंड यूज़ कॉशन व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग बीटा ब्लॉकर्स। जब हम पेशेंट को बीटा ब्लॉकर देते हैं, इफ़ पेशेंट हैज़ द डायबिटीज़, ठीक है, तो इट मास्क द साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। बिकॉज जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के साइन क्या आते हैं, सबसे पहले टैकीकार्डिया आता है, पर्सपायरेशन आता है। इफ़ पेशेंट इज टेकिंग द बीटा ब्लॉकर्स तो ये साइंस जो है वो मास्क हो जाएंगे। तो हम ऐसे पेशेंट में ना कॉशियसली यूज़ करने हैं ये वाले ड्रग्स। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग का क्लासिफिकेशन है वो कार्डियक स्टिमुलेंट्स है। कार्डियक स्टिमुलेंट्स वो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। ये इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली एक्ट करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये पेरेंटल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं, एंडोट्रेकल भी दिए जाते हैं, इंट्राकार्डिक प्रिपरेशंस भी आती हैं। एग्जांपल इसमें हमारे पास आते हैं एक एट्रोपिन है और एक एपिनेफ्रिन है। एट्रोपिन सल्फेट जो है वो हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है और एपिनेफ्रिन जो हमारे पास है वो सिंपैथेटिक ड्रग है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है। और जो एट्रोपिन ड्रग है वो हमारी पैरासिम्पैथेटिक ड्रग को सप्रेस करके एक्ट करती है। एट्रोपिन सल्फेट सप्रेस करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, कंट्रोल्स जो होते हैं एस नोड और AV नोड्स के, बाय रिड्यूसिंग द वेगल स्टिमुलेशन, दस अलाउइंग द हार्ट टू इंक्रीजेज इट्स हार्ट रेट। देन जो एपिनेफ्रिन ड्रग है हमारी वो स्टिमुलेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, दस इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट, इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर, increase the bronchodilation, and then we have the major side effects. मेजर साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, टैकीकार्डिया हो सकता है पेशेंट में कि बिकॉज इट इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इंक्रीजेज द हार्ट रेट, तो इट कॉजेज द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, कॉजेज द टैकीकार्डिया। इट कॉजेज द हेडेक बिकॉज देयर इज अ डायलेटेशन ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स, देन इट कॉजेज द कार्डियक डिसरिथमियाज, and atropine causes the anticholinergic effects. That's why because of decreasing parasympathetic stimulation, for example dry mouth, blurred vision and urinary retention. अगर किसी पेशेंट को एट्रोपिन या एड्रेनलिन चल रहा है तो हमारे लिए नर्सिंग केयर में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, वाइटल साइंस चेक करेंगे, दूसरा कार्डियक मॉनिटरिंग लगा के रखेंगे और ECGs करवाते रहेंगे पेशेंट का।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा कोरोनरी वैसोडायलेटर्स है। कोरोनरी वैसोडायलेटर जो है वो डिक्रीज करते हैं कार्डियक वर्कलोड को और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं बाय वैसोडायलेटरी एक्शन। इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो नाइट्रेट्स आते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। नाइट्रेट्स जो है वो एक्ट करते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर, तो ये वैसोडायलेशन कॉज करते हैं, प्रीलोड को डिक्रीज करते हैं, अल्टीमेटली कार्डियक वर्कलोड को डिक्रीज कर देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो इनहिबिट करते हैं इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक एंड वस्कुलर स्मूथ मसल्स। ये यूज किए जाते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कोरोनरी स्टिमुलेंट जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसके क्या होता है, हेडेक हो जाता है बिकॉज ऑफ द डायलेशन ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स, फ्लशिंग होती है पेरिफेरल वेसल डायलेशन की वजह से, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज हो जाता है, टेकिकार्डिया हो जाता है, इट इज़ अ रिफ्लेक्स रिएक्शन टू द सीवियर हाइपोटेंशन, डिजीनेस हो सकती है ड्यू टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नर्सिंग केयर की हम बात करते हैं, नर्सिंग केयर में इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले वी चेक द बीपी ऑफ द पेशेंट, इफ देर इज ऑलरेडी हाइपोटेंशन देन वी शुड विदहोल्ड द ड्रग। इनकरेज करेंगे पेशेंट को टू चेंज द पोजीशन स्लोली बिकॉज इट कॉजेज द ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एंड इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल भी ली जाती है बाय पुटिंग अंडर द टंग, तो इट कॉजेज अ लिटिल शार्प टेस्ट and we can give these sublingual preparations every 5 minutes and not to exceed 3 in 15 minutes. Obtain emergency care if persists. इसका जो स्टोरेज होता है नाइट्रोग्लिसरीन का वो अंबर क्लास कंटेनर में होता है। अवॉइड प्लेसिंग इन हीट लाइट एंड मॉइस्चर, इट इज़ लाइट सेंसिटिव ड्रग। पेशेंट को पहले से एक्सप्लेन कर दीजिए कि व्हेन यू टेक द सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इट विल कॉज अ स्लाइट स्टिंगिंग, बर्निंग और टिंगलिंग सेंसेशन अंडर द टंग. It indicate the potency of the drugs. If this not happens, this means this drug is not effective at all and we have to obtain a new supply every 3 months. ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है. And when we use any when we do any preparations, when we made any preparation, we have to wear clean gloves and use the glass container or tubings because it absorbs light. ओके एंड इट इंक्रीजेज, मतलब इसके टाइट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए हम ध्यान कर रखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव है, एंटी हाइपरटेंसिव्स का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इट टेक्स ऑलमोस्ट 15 मिनट्स मोर, तो ये वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं. एंटी हाइपरटेंसिव्स के अलावा हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं यहाँ पर, वो एंटीकोगुलेंट्स हैं. एंटीकोगुलेंट्स क्या करती हैं, फिब्रिन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं, तो इसमें जो वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं ना उसके प्रोडक्शन को इंटरफेयर करके ये कोगुलेशन प्रोसेस को हैम्पर कर देती है. इसके हमारे जो एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास हेपेरिन सोडियम होता है और एक हमारे पास लो मॉलिकुलर वेट एनॉक्सापैरिन होता है और हेपेरिन होता है. ठीक है, वारफेरिन हमारा जो है ओरली दिया जाता है. तो ये 3 ड्रग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, हेपेरिन है, एनॉक्सापैरिन है और वारफेरिन है. अपार्ट फ्रॉम दैट एंटीप्लेटलेट ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं जिसमें हमारे क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड दैट इज एस्पिरिन और टिकोपेलिन और क्लोपेडिग्रॉल, ये यूज़ किए जाते हैं. मेजर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं इसमें, अगर पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाते हैं, फीवर, चिल्स, ब्रोंकोस्पाज्म हो सकता है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, पटिकी हो जाता है, हेमरेजेस हो जाते हैं, जीआई इरिटेशन की वजह से डायरिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो जाता है. एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एस्पिरिन की वजह से टिनाइटिस और हियरिंग लॉस हो सकता है. ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ जाता है. नर्सिंग केयर में क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अगर कोई पेशेंट वारफेरिन ले रहा है तो ब्लड वर्क करवाना है, उसकी कोगुलेशन वैल्यू चेक करवाना है, स्पेशली आईएनआर चेक करवाना है, क्योंकि थेरापेटिक वॉल्यूम जो होता है वो वैल्यू जो है वो 2 से 3.5 होता है. फ्रीक्वेंट हमें आईएनआर करवाने पड़ेंगे उसके इंटरेक्शंस देखने के लिए. अगर पेशेंट हेपेरिन ले रहा है तो हेपेरिन में हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करवाना है. हेपेरिन के लिए हमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम चेक करना है और एपीटीटी चेक करना है जिसकी थेरेपेटिक वैल्यू जो है 1.5 से लेकर 2 टाइम्स नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए व्हेन वी आर गिविंग अ कॉन्टिन्यूस आईवी ड्रिप. ठीक है, सर्जरी से पहले अगर सर्जरी करना तो विद इन 72 आवर्स हमें ड्रग्स स्टॉप करने पड़ते हैं और कोगुलेशन प्रोफाइल्स चेक करनी पड़ती है पेशेंट्स की. एक छोटा सा निमोनिक है जो आप याद कर सकते हो, ये है VPT एंड हिप. वी हैव V इज़ फॉर वारफेरिन. वारफेरिन एक्सटेंसिव मैकेनिज्म पे काम करता है ब्लड कोगुलेशन का, एंड वी आर गिविंग वारफेरिन वी हैव टू चेक द PT दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम. हेपेरिन जो है वो इंट्रिंसिक मैकेनिज्म पे काम करते हैं कोगुलेशन के लिए, एंड इफ वी आर गिविंग हेपेरिन टू द पेशेंट्स वी हैव टू चेक P इज़ फॉर APTT. हमें पेशेंट का क्या है, APTT रेगुलरली चेक करना पड़ता है.
इंपॉर्टेंट नर्सिंग केयर में क्या है, जब हम सबक्यूटेनियस हेपेरिन दे रहे होते हैं इन एब्डोमेन और एनी अदर सबक्यू साइट, देन वी डोंट हैव टू एस्पिरेट और मसाज द एरिया. We have appropriate antidote available, vitamin K for the warfarin and protamine sulfate for the heparin. स्टार मार्क लगा लीजिए इन पे, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है ये एंटीडोट्स. We have to assess the signs of this bleeding. Avoid intramuscular injections because these may cause bleeding. We should avoid giving aspirin to the patients who are taking warfarin or heparin, because the administration of anticoagulants with the antiplatelet drugs, it may cause bleeding. And instruct the person to carry a medical alert card, and immediately he can report the signs of bleeding or injury. And he should avoid the alcohol if he is taking medications that containing aspirin. It may cause GI bleeding. Next classification, we have thrombolytics. These are also known as fibrinolytics. These drugs are used when there is any thrombus or embolism is formed in the body. It converts the plasminogen to the plasmin, which initiate the local fibrinolysis. It dissolves the thrombi. It is administered maybe intravenously or intra-arterially. This therapy should be instituted within hours of the onset of myocardial infarction, pulmonary embolism, or ischemic brain attacks. Example, we have streptokinase, TPA, that is tissue plasminogen activator, or LTPase. Major side effects क्या होते हैं इसके? We have bleeding, especially GI bleeding if patient has a history of peptic ulcer diseases. Okay. And there is also cerebral bleeding if there is a uncontrolled hypertension. Patient can have hypersensitivity or allergic reactions because this is the introduction of a foreign protein into the body. Patient may have a low-grade fever and reperfusion dysrhythmias. इसमें जो नर्सिंग केयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है, हमें वेन पंचर प्रोसीजर्स करते समय हमें पेशेंट का फॉर्म फिल करवाते हैं जो LTPase या फिर RTPA दिया जाता है पेशेंट्स को. तो हमें साइंस ऑफ ब्लीडिंग चेक करने होते हैं, उसकी कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करनी होती है, वाइटल साइंस देखना है, न्यूरोलॉजिक स्टेटस चेक करना है पेशेंट का, प्रीवियस ड्रग कुछ ले रहा है, कोई ऑपरेशन करवाया है उसने रिसेंट 6 ईयर्स में, कोई मेडिसिन ले रहा है लाइक एस्प्रिन वगैरह, या कोई एंटीकोगुलेंट्स खा रहा है. ये सारी चीज़ें हमें पहले से पता होनी चाहिए बिफोर गिविंग thrombolytic agents. Then we have to assess the allergic reactions like chills, urticaria, pruritus, rashes, and malaise. And there is a antidote of this thrombolytics. This is aminocaproic acid. स्टार मार्क कर लीजिए इसको भी. aminocaproic acid आपके पास होना ही चाहिए. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास एंटी एनेमिक्स का है. एंटी एनेमिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो आरबीसी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं. दीज आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया विच मे बी बिकॉज ऑफ द CKDs और कीमोथेरेपी और एनी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन. इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज है, जो कि प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. इसके बाद कुछ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो स्टिमुलेट करते हैं रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, आयरन कंटेनिंग कंपाउंड्स को और विटामिन रिप्लेसमेंट्स. एग्जाम्पल्स हमारे पास जैसे कि है इप्टॉइन है. इप्टॉइन सबक्यू या IV दे सकते हैं 3 times a week. आयरन कंपाउंड्स होते हैं, ओरल भी हैं, पेरेंट्रल भी हैं. वी हैव लाइक फेरस ग्लूकोनेट, फेरस सल्फेट. पेरेंट्रल वी हैव आयरन डेक्स्ट्रिन, FCM. विटामिन्स वी हैव साइनोकोबालामिन लाइक विटामिन B12 जिसकी डिफिशियंसी पर्निशियस एनीमिया कॉज करती है. फॉलिक एसिड, विटामिन B9. Go through the major side effects. Eptoin, when we giving the patient in Eptoin, we have to watch for the seizure activity, hypertension and thrombotic events. When we are giving iron replacements, patient may have nausea, vomiting and constipation. Black stools, black tarry stools, stained teeth, ये important है. And if there is we giving IM injections to the patient, there is a tissue staining because the injection preparation may be leak the iron into the tissues. Okay. नर्सिंग केयर में हमारे पास क्या है, हमें अगर हम पेशेंट को इप्टॉइन दे रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट का मॉनिटर चेक करना है, हेमाटोक्रिट वैल्यू चेक करनी है, पेटेंसी चेक करनी है डायलिसिस स्टंट के लिए, सीजर प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं. हमें वाइल को शेक नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट में इनएक्टिवेट द ड्रग. इफ़ वी आर गिविंग आयरन रिप्लेसमेंट टू द पेशेंट, वी शुड साइड इफेक्ट्स के बारे में हम पेशेंट को बता देंगे. अगर पेशेंट लिक्विड प्रिपरेशंस ले रहा है तो वो फ्रूट जूस के साथ ही ले और थ्रू द स्ट्रॉ ले ऑन अ एम्प्टी स्टमक, ताकि अब ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन हो सके. उसे विटामिन C साथ में लेना है बिकॉज इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन. पेशेंट शुड मेंटेन ओरल हाइजीन टू प्रिवेंट द स्टेनिंग ऑफ टीथ एंड इरिटेशन ऑफ द ओरल म्यूकोसा.
He should encourage the intake of the foods high in iron, vitamin B12 and folic acid, and he should increase the high fiber diet to reduce the constipation. Important चीज़ हमारे पास क्या है, we should have deproxamine in hand as an antidote of the iron toxicity. When we give the vitamin replacement like vitamin B12, it cannot be taken orally. So we have to give it IM to the patients, and we use Z-track method for this method. And this therapy is lifelong for the pernicious anemia. For the folic acid replacement, we have to give the dietary sources of folic acid like fresh fruit, vegetables or meat, etc. नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है एंटी लिपिडेमिक्स. ये इंप्रूव करता है लिपिड प्रोफाइल को बाय रिड्यूसिंग द कोलेस्ट्रॉल. इट यूज टू अटेन द रिकमेंडेड गोल्स ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स. नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है, इट शुड बी लेस देन 150 to 200. इट शुड बी लेस देन. देयर इज अ क्लासिफिकेशन. If patient is having a coronary heart disease, the cholesterol level should be less than 100. If client have 2 or more risk factor, then it should be less than 130. If client with 0 or 1 risk factor, then it should be less than 160. Okay. एग्जाम्पल में हमारे पास स्टैटिन्स आते हैं. इट इज़ HMG CoA reductase inhibitors. It lowers the level of total cholesterol, LDL and ट्राइग्लिसराइड्स एंड इंक्रीजेस द HDL लेवल, जो कि अच्छा वाला क्या होता है, लिपिड होता है. इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल क्या है, अटोरावास्टिटिन. नेक्स्ट हमारे पास फाइब्रेट्स होते हैं, डिक्रीज करते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल को. एग्जांपल इज फिनोफाइब्रेट. Then we have bile acid sequestrant. It bind with the intestinal biles, prevent absorption and lower LDL levels. Example is cholestyramine. What are the major side effects of the anti-lipidemics? There are nausea, vomiting, diarrhea, as we have always, musculoskeletal disturbances, hepatic disturbances, reduce absorption of fat soluble vitamins. Statins, important चीज़ ये है, statins cause rhabdomyolysis. Rhabdomyolysis is क्या होता है, skin breakdown, skin muscle breakdown. It is potentially fatal skeletal muscle diseases. It causes the constipation and skin flushing. ये जो इसका नर्सिंग केयर है, आप इस बुक को अपने आप पढ़ लेना. नर्सिंग केयर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है. हमें फाइबर डाइट लेनी है, कॉन्स्टिपेशन ना हो, मेडिकेशन को विद मील लेना है ताकि GI इरिटेशन ना हो. हमें मॉनिटर करते रहना है ब्लड वर्क को. रेप्टोमाइलिसिस के लिए भी चेक करना है. फुल ग्लास ऑफ लिक्विड को मिक्स करना है, कॉन्स्टिपेशन ना हो इसलिए. सम ड्रग्स आर मे बी टेराटोजेनिक, उसके लिए भी हमें देखना है. कुछ ड्रग्स विजुअल डिस्टर्बेंसेस कॉज करती हैं अगर प्रोलॉन्ग यूज़ कर लिया जाए तो. हम साइंस ऑफ स्टैटिन्स, ये इंपॉर्टेंट है. स्टैटिन का जो रेप्डोमाइलिसिस कॉज करता है, तो इसमें हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्ट करेंगे टू रिपोर्ट द मसल पेन, फीवर एंड डार्क यूरिन. इट इज़ द साइंस ऑफ द रेप्डोमाइलिसिस एंड वी हैव टू मॉनिटर द क्रेटिनिन काइनेस फॉर दिस. ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एंटी हाइपरटेंसिव्स को डिस्कस करेंगे. बाय बाय. पढ़ते रहिए, पढ़ाते